Okay. So they have divided this impossibilities into two parts. There are major two parts of these impossibilities. One is impossibility, okay, and the second one is subsequent impossibility. Is it okay? One is initial impossibility, other is subsequent impossibility. Now, what is an initial impossibility? We'll say known. At the time of contract. क्या कहेंगे इसको? Known at the time of contract. जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब पता था. Okay. Again there are types. Okay. That this impossibility was, just a second, known to both the parties or unknown to both the parties, and तीसरा known to promisor only. Known to promisor only. Is it fine? किसी को दिक्कत है तो बोलो. हमने पहले पढ़ा कि दो तरह की इम्पॉसिबिलिटीज है. वन इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सेकंड वन इज सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. ओके. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. हम ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. जो भी काम हम बता रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. इट इज नोन इन एडवांस. मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता था हमको कि ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है. बट किसको पता था? आइदर इट वाज नोन टू बोथ द पार्टीज. मतलब इम्पॉसिबल है वो तो कंफर्म है, पर पहला ऑप्शन है कि ये दोनों पार्टीज को पता था. दूसरा, सॉरी, पहला ऑप्शन ये है दोनों पार्टीज को पता था. दूसरा, बोथ द पार्टीज वर अननोन टू दिस थिंग. जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया उनको पता नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है. और तीसरा, ये नोन है बट किसी भी एक को, प्रॉमिसर कोई भी हो सकता है. ओके. एसएस तो हम देखते हैं ना कि एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक्स ने भी प्रॉमिस किया होता है और वाई ने भी प्रॉमिस किया होता है. तो एक्स इज अ प्रॉमिसर एज वेल एज प्रॉमिसी, एंड वाई इज ऑल्सो प्रॉमिसर एज वेल एज प्रॉमिसी. ये दोनों प्रॉमिसर भी हैं और प्रॉमिसी भी है. ओके. तो इन दैट केस वो इसमें से किसी एक को ही पता था ना. इफ इट इज द फर्स्ट एंड सेकंड केस, अगर वो पहला और दूसरा केस है, इन दीज टू केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. ओके. या तो पता था या पता कर सकते थे. ओके. ओके. तो इन दिस केस क्या कहा गया है कि अगर आपको पता था कि ये परफॉर्म नहीं हो सकता है, या नहीं पता था कि ये परफॉर्म नहीं हो सकता है, पर दोनों को, आइदर बोथ न्यू एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और बोथ वर अनअवेयर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, इन दैट केस क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड और किसी भी तरह का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं. नो कंपनसेशन शैल बी अलाउड. अगर फर्स्ट केस है या सेकंड केस है, इस केस में किसी को भी कंपनसेशन अलाउड नहीं होगा. अगर तीसरा केस है, इफ दिस इज द केस, ओके, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, ओके, दैट अग्रीव्ड पार्टी इज entitled to कंपनसेशन. उसको कंपनसेशन मिल सकता है.
चलो किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। कि इसका आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहला एग्जांपल ये वाला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में सबसे पहला एग्जांपल, ए हिंदू हु वाज ऑलरेडी मैरिड कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी बी, उसने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, वी आर नॉट अलाउड टू गो फॉर अ सेकेंड मैरिज। ओके, हिंदू लॉ डज नॉट अलाउ टू गो फॉर अ सेकेंड मैरिज। ओके, तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है एंड विच इज नोन, है ना। चलो अब दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, नोन टू बोथ द पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या होगा, नोन टू बोथ। ओके, इसका एग्जांपल देखो, बी प्रॉमिसेस टू पे a sum of rupees 5 lakh if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week। अभी ये दोनों को पता है, जो परफॉर्म करने वाला है और जो पैसा देने का प्रॉमिस कर रहा है। ओके, both the parties know at the time of making the contract, okay, कि ये पॉसिबल नहीं है, so there is no real agreement as such, since both the parties are quite certain in their mind that the act is impossible। okay, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही void माना जाएगा। क्या माना जाएगा, और ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट वो तब होता जब इसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में। ओके, कि परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दिस वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज known to the promiser only। इसमें promiser कोई भी हो सकता है, X या Y। ओके, या तो उसको पता था, क्या लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, he knows about, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, even if he does not know he should have known it with reasonable diligence। अगर वो थोड़ी सी केयर एक्सरसाइज करता तो उसको पता चल सकता था कि ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। मींस इन दिस केस वी कैन से दैट ओनली एक्स वाज अवेयर, ओनली जस्ट अ सेकंड, ओनली एक्स वाज अवेयर अबाउट द परफॉर्मेंस, वाई वाज नॉट अवेयर। ओके, एक्स को या तो पहले से पता था या तो एक्स पता कर सकता था बट उसने केयर नहीं ली, उसका बिहेवियर नेग्लिजेंट था और उसकी वजह से ये अग्रीमेंट हुआ, तो वाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करेगा और कंपनसेशन भी क्लेम करेगा। ओके, तो ये था इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तीन पार्ट, नोन टू बोथ द पार्टीज, अननोन टू बोथ द पार्टीज एंड नोन टू द प्रॉमिसर ओनली। ओके, नेक्स्ट इज supervening impossibility और subsequent impossibility। ओके, तो subsequent impossibility का मतलब क्या था कि at the time of entering into the contract, ओके, हमें ये पता नहीं था कि ये पॉसिबल नहीं है, बट subsequently because of any event, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर contract entered into, we entered into a contract on a particular day which is to be performed on a future date। फ्यूचर डेट पे इसका परफॉर्मेंस होने वाला है, बट इन बिटवीन ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से या तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया या तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया और इट बिकम्स अनलॉफुल। ओके, then in that case
द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट बी परफॉर्म्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इज इट ओके? चलो, क्या हो सकता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी? तो इधर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि शादी का प्रॉमिस हुआ था, ए एंड बी and contracted to marry each other. Before the time fixed for marriage, A becomes mad, है ना, ए पागल हो गया। तो अभी लुनेटिक पर्सन के साथ या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, इट वाज परफेक्टली वैलिड, ओके, बट ड्यू टू subsequent impossibility it cannot be performed, okay, इसको बोलते हैं post contractual impossibility, it is called post contractual impossibility। चलो, इसमें मैंने वो which I always quote an example, बिहार वाला है ना, sale of liquor which was earlier allowed but subsequently there was a ban, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है। या तो पेंटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने पिकासो को बोला था पेंटिंग बना के दो, पिकासो है ही नहीं, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब पिकासो अलाइव था, अब वो नहीं है मान लो, तो इसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और द कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग अनलॉफुल। मूविंग ऑन टू next point, reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are illegal, okay, simple है, जो legal वाला part है वो enforce हो सकता है, okay, मतलब इसके लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, we can go to the court of law and ask for relief, हमें जो भी मतलब डिमांड करना है हम कर सकते हैं। बट अगर इलीगल पार्ट है, इफ इट इज इलीगल, तो उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। ओनली द लीगल पार्ट कैन बी एनफोर्स्ड। एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ए एंड बी अग्री दैट ए विल सेल अ हाउस टू बी फॉर ₹5 lakh एंड ऑल्सो दैट if B uses it as a gambling house, अगर B उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करता है तो उसको प्लस 7,50,000 देना पड़ेगा, मतलब उसका नॉर्मल प्राइस 5 लाख है, बट अगर B उसको गैम्बलिंग के लिए यूज करेगा तो 7.5 लाख और देना पड़ेगा। तो पहला पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है, ये एनफोर्स हो सकता है, ओके, ये वाला एनफोर्स नहीं हो सकता, okay, okay. Alternative promises, what is alternative promises? X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, X इसको कुछ पैसे देगा, Y इसको गुड्स सप्लाई करेगा, पर Y ने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं या तो गुड्स दूंगा या कोई इलीगल ऑब्जेक्ट। अगर मैं चलो आपके लिए आपको गुड्स नहीं दे पाया तो मैं आपके लिए किसी का मर्डर कर दूंगा, तो उसने 2 प्रॉमिसेस दिए, मतलब एक नहीं हो पाया तो दूसरा, और इसमें एक पार्ट लीगल है दूसरा इलीगल है। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि गुड्स सप्लाई करने वाला जो पार्ट था वो लीगल है, बट किसी को मारने वाला, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला या किसी भी तरह का इलीगल ऑब्जेक्ट देने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो है ना कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट वुड बी इलीगल। एग्जांपल देखो, ए एंड बी अग्री दैट ए शैल पे ₹1 lakh फॉर व्हिच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए आइदर राइस। तो ये राइस के केस में प्रॉब्लम नहीं है, है ना, we do not have a problem in the case of rice, but और क्या कहा है, smuggled opium, है ना, I think we know all the opium क्या होता है,
व्हाट इज एन ओपीएम? It's a drug, I Kind of guess. drug. काइंड ऑफ ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहा जाता है इसको। इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग। ओपीएम, पॉपी, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। ओके, तो राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ओके, बट ओपीएम वाला वॉइड। इज इट ओके? हमने आज सेक्शन 56, 57 और 58 पढ़ा। 56 में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था, 57 में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इन विच वन पार्ट इज लीगल, अदर पार्ट इज इलीगल, एंड अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस। तो अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस में भी कैसा है, वन ब्रांच इज लीगल, अदर इज इलीगल। तो जो लीगल है उसको एनफोर्स कर सकते हैं, जो इलीगल है उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। एनी डाउट? सर बोलो। सर वो इनिशियल था ना हाँ सर, उसमें वो एग्जांपल देखो ना, ए और बी वाला, मैरिज वाला। यस सर तो इसमें ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से मैरी करने के लिए, हाँ और ए हिंदू बॉय था, ओके, और वो ऑलरेडी मैरिड था। हाँ, तो फिर ए क्यों क्लेम करेगा बी से? क्लेम कहाँ कर रहा है? he is not claiming। सर ए मस्ट मेक देखो, कंपनसेशन टू बी। ये कहाँ कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है? he is not compensation। आप पूरा पढ़ो। ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ए ने जो झूठा वादा किया था, ओके, उसको बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, he is not asking for compensation, A will be making the compensation। ओके, ओके, देखो पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। वी है ना, थ्रू सोशल मीडिया वी कम अक्रॉस मैनी सच इवेंट्स के जहां पे हमको समझो कि ए मैरिड है, बराबर है, पर उसने बी को नहीं बताया। ओके, सो हाउ वुड बी कम टू नो? बी को कैसे पता चलेगा कि की शादी हुई है या नहीं हुई है? उसके रिलेटिव से या फिर कहाँ से भी पूछ सकता है, मतलब ये जमाने में रिलेटिव की बातें कौन करता है? लोग कहीं भी किधर भी मिलते हैं, शादी कर लेते हैं। I have heard many such incidences, don't know what is the truth behind the thing, but लोग गेम खेलते खेलते मिलते हैं और शादी कर लेते हैं, है ना, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं कोई भी, and they meet each other and there are so many social media platforms now। You can't, मतलब इस जमाने में तुम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो रिलेटिव्स बीच में आएंगे, शादी करेंगे, ऐसा वैसा। One of my friend who is belonging, who is in गुजरात, और उसने शादी किसी उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में किसी लड़के के साथ शादी की। अभी वो उड़ीसा वाली लड़की यहाँ आके कैसे पता कर सकती है? नो डाउट, है ना, मेरे फ्रेंड ने तो एक ही शादी की है, बट हाउ वुड दैट लेडी कम टू नो कि इसने दूसरी शादी की है कि नहीं की है? इवन वन ऑफ द कस्टमर्स एट आवर शॉप, हमारा होम टाउन में जो शॉप है वहाँ पे कस्टमर है हमारे फ्रॉम इयर्स, मतलब 20-25 साल से हमारे कस्टमर, उन्होंने खुद 2 या 3 शादियां की हुई। As such, the second marriage would be void। ऐसा होता है ना? कुछ केसेस सामने आते हैं, कुछ केसेस सामने नहीं आते। सर यस, रेसिप्रोकल और अल्टरनेट प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है? ओके, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस में क्या डिफरेंस है? वेरी नाइस। देखो, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस तो होती है ऑलवेज। अल्टरनेटिव होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है, रेसिप्रोकल तो होता ही है। कैसे? कॉमन एग्जांपल, X is a seller, Y is a purchaser। तो X ने Y को कहा कि मैं आपको गुड्स दूंगा, Y ने बोला मैं आपको पैसे दूंगा। अभी किसी ने पैसा दिया नहीं है ना गुड्स दिया है, अभी सिर्फ वादा प्रॉमिस चल रहा है ना।
तो एक्स ने वाई Yes. को प्रॉमिस दिया और वाई ने एक्स को प्रॉमिस दिया, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, रेसिप्रो। Okay. ओके, अल्टरनेटिव में क्या है कि एक्स कहता है कि मैं या तो तुमको वीट दूंगा या तो राइस दूंगा। ओके, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव प्रॉमिस। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो गेहूं देगा या चावल देगा, वो कंफर्म नहीं, या तो गेहूं देगा या चावल देगा, वो अल्टरनेटिव होगा। ओके, और ये जो बोला वो रेसिप्रोकल। Okay. ओके, Yes. बढ़े आगे। Yes, sir. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिनारियो है ना, इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब पहले हम समझेंगे अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ओके, whenever there is a relationship of debtor and creditor, तो आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना, कि आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, किसी भी एक कस्टमर के साथ एक आध ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, बट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब जो डेटर है वो परचेजर है, क्रेडिटर इज अ सप्लायर, तो देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ पेमेंट। ओके, डेटर ने अलग अलग डेट्स पे क्रेडिटर के पास से गुड्स खरीदा है और वो क्रेडिटर को पेमेंट करता है। ओके, समटाइम्स द पेमेंट्स आर अगेंस्ट बिल। अगेंस्ट बिल का स्पेसिफिक मीनिंग क्या होगा कि अगर डेटर 10,000 रुपए का गुड्स खरीदता है, फिर 15,000 का खरीदता है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स खरीदता है, तो वो बिल अगेंस्ट बिल पेमेंट करता है। मतलब पहले 10 वाला फिर 15 वाला, ऐसा। ये एक सिचुएशन होता है। दूसरा सिचुएशन होता है ऑन अकाउंट। ओके, ये वर्ड आपको काफी काम लगेगा आगे चल के भी। ओके, तो ऑन अकाउंट में क्या होता है कि जो डेटर है वो पेमेंट तो करता है बट लमसम। मतलब उसने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा, फिर 15 का खरीदा, तो पहले उसने 7,000 दिए, फिर 11,000 दिए, फिर 5,000 दिए, इस तरह से पेमेंट कर रहा है। ओके, इसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट ही वो पेमेंट कर रहा है, या पूरा बिल टू बिल पेमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट। चलो, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? किसी को दिक्कत है इसमें? सर नहीं समझ। नहीं समझ में आया? ओके, चलो फिर से बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, A is a debtor and B is a creditor. A debtor है और B creditor। तो इनके बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो पॉसिबल है ना कि A ने मल्टीपल टाइम्स गुड खरीदा होगा, ओके, क्रेडिटर के पास से, और उसके सामने वो पेमेंट भी करेगा। तो वो पेमेंट अगर, मतलब क्रेडिटर ने बोला है कि कभी भी आधा अधूरा पेमेंट लेके मत आना, तुमको पेमेंट करना है। से फॉर एग्जाम्पल, एक बिल 2,000 रुपए का है, उसके बाद बिल 10,000 रुपए का है, तो तुम बिल टू बिल पेमेंट करो, एडहॉक पेमेंट मत करो। मतलब कभी 5,000 देके गए, 3,000 देके गए, लमसम कोई भी अमाउंट देके गए, ऐसा नहीं। बिल के अगेंस्ट बिल, 2,000 का बिल है तो उसके सामने 2,000 रुपए, ओके, 10,000 का बिल है तो 10,000 रुपए। पार्ट पेमेंट लेके मत आओ, लेके आओ तो पूरा पेमेंट लेके आओ। मतलब जो भी बिल ड्यू हुआ, से फॉर एग्जाम्पल ये 2,000 रुपए वाला बिल ड्यू हो गया, तो तुम 2,000 रुपए पूरे लेके आओ। फिर ऐसा मत बोलो कि अभी 1,500 रखो, 500 बाद में। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। क्रेडिटर ने ऐसा सिस्टम रखा है। या कहीं पे ऐसा है
कि तुम कभी भी और कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम्हारा 2,000 रुपए का बिल है तो तुम 2,000 ही दो, तुम्हारा 2 और 10 12 बाकी है और तुमने 8,000 दे दिया तो भी चलेगा। ओके, तो इसको कहा जाएगा ऑन अकाउंट। क्या कहा जाएगा उसको? ऑन। अगर बिल के सामने बिल का पेमेंट होता है तो उसको बोलेंगे अगेंस्ट बिल। ओके, नाउ द डेटर कीप्स ऑन मेकिंग पेमेंट। ओके, उसके ऊपर हम नंबर ऑफ डिफरेंट सिनारियो बना सकते हैं। ओके, क्या सिनारियो बना सकते हैं कि डेटर ने जब ये 7,000 रुपए वाला पेमेंट किया ना, तो उसने स्पेसिफाई किया था कि ये कौन से बिल के अगेंस्ट है। भले उसने टुकड़ा दिया, पार्ट पेमेंट किया, तो उसने बोल दिया था that this is against this bill of 15,000। 10,000 रुपए का गुड्स 1 तारीख को लिया है, 15,000 रुपए का गुड्स 10 तारीख को लिया है, तो पहले ये ड्यू होना चाहिए, बाद में ये ड्यू होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, पर इसमें भी कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, कई सारे अलग अलग सिनारियो हैं। क्या सिनारियो हो सकता है? से फॉर एग्जाम्पल, ये जो 10,000 रुपए का बिल था वो गेहूं का था, तो उसके लिए 30 डेज का क्रेडिट मिलता है। और ये जो 15,000 रुपए का बिल है वो ऑयल का है, तो उसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का क्रेडिट मिलता है। आई बात समझ में? इसका पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को करोगे तो चलेगा, बट इसका पेमेंट तो 17th को ही करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स कोई भी अमाउंट पहले ड्यू या बाद में ड्यू हो सकता है, पॉसिबल है। पर जो डेटर है वो स्पेसिफाई करता है। डेटर ने स्पेसिफाई किया कि मैं कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा हूं, और अगर क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्रेडिटर को उसको उसी बिल के अगेंस्ट सेटल करना पड़ेगा। इज इट ओके? दूसरा सिनारियो पढ़ते हैं। दूसरा सिनारियो ये है, डेटर डज नॉट स्पेसिफाई, वो पैसे देके चला जाता है और ये बोलता नहीं है कि वो कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है। तो क्रेडिटर अपनी विलिंगनेस के हिसाब से उसको सेटल कर सकता है कि वो 10,000 के सामने सेट करना चाहता है या 15,000 के सामने सेट करना चाहता है। ओके, चलो, अगर डेटर स्पेसिफाई नहीं करता है और क्रेडिटर उसको क्रेडिट तो कर देता है, मतलब क्रेडिटर ने डेटर के अकाउंट में लिख दिया कि इतना पैसा आ गया, पर वो ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये कौन से बिल के अगेंस्ट आया है। ओके, creditor does not specify that against which bill the payment is accepted, then it will be as and when due। कौन सा सिचुएशन माना जाएगा? as and when due, मतलब जो बिल पहले ड्यू होगा उसके सामने पहले एडजस्ट होगा, जो बाद में ड्यू होगा उसके सामने बाद में एडजस्ट होगा। चलो, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। समझ में आया कि फिर से बताऊं? नहीं सर, आ गया। पक्का? किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। चलो, उसका नोट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड। डेटर ने पैसा देते वक्त इंडिकेट कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया था कि ये इसी बिल के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है। ओके, आइदर एक्सप्रेस इंटीमेशन था या सर्कमस्टेंसेस इंप्लाइंग। ओके, इससे क्रेडिटर को पता चल जाता है कि डेटर कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना चाहता है। अगर क्रेडिटर वो पैसा एक्सेप्ट करता है, ओके, लिखा हो ना,
इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, मतलब जैसा डेटर ने कहा उसी बिल के सामने एडजस्ट करना पड़े। ओके, तो ये था स्पेसिफाइड वाला पॉइंट। ओके, क्रेडिटर को डेटर के हिसाब से ही अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। चलो, अगर डेटर स्पेसिफाई नहीं करता है तो क्रेडिटर अपनी विलिंगनेस के हिसाब से जिस बिल के सामने चाहे वो एडजस्ट कर सकता है। पर इसमें भी लॉ ने एक कंडीशन रख दिया है, इधर भी कंडीशन रख दिया है कि एक तो वो बिल एक्चुअली ड्यू होना चाहिए और दूसरा इट शुड नॉट बी बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। ओके, यो बिल एक्चुअली ड्यू होना चाहिए और वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, तो ही आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समझो कि 4 बिल ड्यू हो गए तो 4 में से कोई भी बिल के सामने एडजस्ट कर सकता है, पर जो बिल ड्यू हुआ ही नहीं है उसके सामने एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं। ओके, चलो, तो इधर आपको लिखा हुआ है ना, थर्ड लाइन पढ़ेंगे। द क्रेडिटर मे अप्लाई एट हीज डिस्क्रिशन, एज हीज डिस्क्रिशन मतलब उसकी चॉइस के हिसाब से, टू एनी लॉफुल डेट, ओके, एक्चुअली ड्यू and payable to him from the debtor where its recovery is or is not barred by the law. Okay, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अपने हिसाब से उस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। अगर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ना डेटर स्पेसिफाई करता है और ना ही क्रेडिटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में स्पेसिफाई करता है, ओके, कि ये कौन से बिल के अगेंस्ट है। आप जब भी टैली सीखोगे ना, टैली एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो टैली में ऐसा एक फंक्शन आता है कि एक पर्टिकुलर डेटर के अगर 10 बिल ड्यू है तो आपको 10 में से कौन से बिल के सामने पेमेंट एडजस्ट करना है, उसमें वो स्पेसिफिकेशन करने का आपको ऑप्शन दिया होता है। ओके, सो यू कैन एक्चुअली से कि बिल नंबर 10 के अगेंस्ट पेमेंट आया है, बिल नंबर 7 के अगेंस्ट पेमेंट आया है, बिल नंबर 15 के अगेंस्ट पेमेंट आया है, वो आप टैली में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड इट कैन इवन बी डन बाय वे ऑफ अ नरेशन। हम जो जर्नल एंट्री का नरेशन लिखते हैं उसके थ्रू भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट अगर डेटर स्पेसिफाई नहीं करता है और क्रेडिटर भी उसको स्पेसिफाई नहीं करता है, क्रेडिटर उसको किसी पर्टिकुलर बिल के सामने एडजस्ट नहीं करता है, क्रेडिटर उसको ऑन अकाउंट रखता है। क्या रखता है? ऑन अकाउंट माने लमसम। ओके, तो जिस सीक्वेंस में डेट ड्यू होता है उसी सीक्वेंस में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब इधर लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ओके, इट शुड बी एडजस्टेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ओके, चलो, अगर ऐसा हुआ कि कोई भी 2 बिल किसी एक डेट पे ड्यू हो गए, पॉसिबल है 2 bills are becoming due on a particular date, then it should be discharged proportionately. Say for example, एक बिल 10,000 रुपए का था और दूसरा 30,000 रुपए का था, ये दोनों का ड्यू डेट एक ही है और आपने पेमेंट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 25,000 का, तो इसको 1:3 को रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मतलब 6250 इसके सामने एडजस्ट होगा और 18750 इसके सामने। ओके, प्रोपोर्शनेटली कैसे करते हैं समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। Let's move further. Contracts which need not be performed. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, with the consent of both the parties.
कुछ कुछ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ओके, पर उसको सिर्फ लॉ का हम कवर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यू हैव स्टडीड सम पार्ट ऑलरेडी, उसको हम सिर्फ लॉ की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है नोवेशन। क्या लिखा हुआ है? दूसरा रेसिजन, तीसरा है ऑल्टरेशन, इसमें एक और वर्ड ऐड करेंगे रेमिशन। ओके, नाउ व्हाट इज अ नोवेशन, पहले ये समझ लेते हैं। ओके, नोवेशन का मतलब टू रिप्लेस an old contract with a new contract. To replace an old contract with a new, मतलब पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा? ओल्ड। कौन सा परफॉर्म करना पड़ेगा? न्यू। तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, न्यू के बारे में। हम क्या बोलेंगे? कौन सा परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा? ओल्ड। ओके, तो एक पार्ट हमने पढ़ा विच नीड नॉट बी परफॉर्म। ओके, इसका दूसरा विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। क्या लिखा हुआ है? विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो कंसेंट क्यों होना चाहिए? ओके, अगर आप मतलब देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये नोवेशन कैसे होगा ये देखते हैं। देयर इज अ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस और चेंज इन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और बोथ। ओके, अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना चाहता हूं तो क्या सिर्फ एक्स की मर्जी चलेगी या वाई की मर्जी चलेगी? ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी डन